हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास नाइन्थ का सबसे इम्पोर्टेंट एंड इजी चैप्टर, क्लास नाइन्थ इम्पोर्टेंट एंड इजी चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। जी है, ये नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट सेकंड वीडियो है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको यहाँ तक पता लग जाए कि कैसे आपको करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कीप द अर्थ वार्म मच लाइक ग्लास विच कीप्स द ग्रीन हाउस वार्म। क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द अर्थ वार्म मच। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है अर्थ के में गर्माहट, वार्म, गर्मी को, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड intensifies greenhouse effect, lead to global warming, increase the average temperature of earth, may lead to melting of polar caps and submerging number of coastal cities। क्या होता है कि इंटेंसिटीज होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वो बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाते हैं, टेम्परेचर जो होता है अर्थ का एवरेज, जिसको हम एवरेज टेम्परेचर बोल देते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, और बड़े बड़े पोलर कैप्स का मतलब बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं हमारे आइस के, वो पिघलने लग जाते हैं। सम मर्जिंग नंबर ऑफ कोस्टल सिटीज़, जो कोस्टल सिटीज़ है, जो हमारी समुद्र को टच सिटीज़ हैं, उसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो जाए तो इफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे, क्या क्या चेंजेस होता है, थोड़ी हम डिस्कस करते हैं। चेंज इन एनवायरमेंट इफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। कुछ भी एनवायरनमेंट को अगर कोई भी इफेक्ट, कोई भी चीज़ कराती है तो हमारे आसपास भी बदलाव होना बड़ा ज़रूरी है, होगा ही होगा बदलाव। कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से और ग्लोबल वार्मिंग होने से, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से। ठीक है, सिंपल सा फंडा क्या है कि जो अर्थ से हार्मफुल गैसेज हैं वो जब इंक्रीज हो जाती है, अपने एक्सेस अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हॉटनेस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट कुछ एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम में लाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर और ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर। तो उन्हीं में से आज हम बात करते हैं सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में। व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट और 10th और 9th में आने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच इज द पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम 16 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर अबव द सी लेवल। अगर हम सी लेवल से देखें तो वो 60 किलोमीटर अबव होता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर एक स्ट्रेटोस्फेयर होता है। बच्चे अपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। मतलब एटमॉस्फेयर को हमने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो उसमें स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है जिसको हमने नाम दे दिया ओजोन लेयर। और जो ओजोन लेयर बच्चे क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, पूरी अर्थ को एक ब्लैंकेट का काम करती है। सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, मतलब मॉलिक्यूल लगा लो ऑक्सीजन का। इट मॉलिक्यूल मेड अप 3 ऑक्सीजन ऑफ एटम। क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन है, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल 3 कर दूं तो ये क्या बन जाता है, ओजोन लेयर। क्या बन जाता है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन से आने वाली रेडिएशंस है, सपोज करो एक अर्थ है और इसके बाहर ये एक ओजोन लेयर बना दी मैंने, और ये सन है, सन से आने वाली जितनी भी रेज हैं, इन रेज में से जो अल्ट्रा वोलेट रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर, ताकि अर्थ पर अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन डायरेक्टली ना पहुँचे। और इन अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन से ही बड़े बड़े कैंसर्स होने का और कैटरास्ट आइज की या वीक इम्यून सिस्टम होने का खतरा रहता है, और ओजोन लेयर इसी टाइप से हमारी ब्लैंकेट और प्रोटेक्ट करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज डिस्कवर ऑब्जर्व इन 1985 वाज टर्म एट जोन होल। हमने क्या देखा, डेली बढ़ती पॉपुलेशन एंड डेली बढ़ते अपने पोल्यूशन के कारण ओजोन लेयर डिफेक्टेड हो रही है। 1985 को क्या देखा, अंटार्कटिका के अंदर एक छोटा सा होल पाया गया ओजोन लेयर में, जिससे कि सीधा सन की जो लाइट है सीधा अर्थ पर पहुंच रही है। यू नो वेरी वेल, अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली अगर सनलाइट अर्थ पर पहुंचेगी तो उनमें से
अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो भी डायरेक्टली पहुंचेगी, जिसके वजह से ह्यूमन की डिसीजेज होने का खतरा ज़्यादा है। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा बच्चे ये है ओजोन लेयर का इफेक्टेड करने का। एक तो गैसेज होगी हमारी हार्मफुल गैसेज, दूसरा जितने भी कूलेंट, मैं यहाँ लिख लिया, जितने भी कूलेंट हमारे मटेरियल है, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जेट प्लेन, स्प्रे कैंस हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जितने भी कूलेंट हैं उन कूलेंट में से एक गैस निकलती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इफेक्ट करती है हमारी ओजोन लेयर को, ठीक है, जिसके कारण ये ओजोन डिप्लीट हो रही है और खराब हो रही है। स्मोक, स्मोक इज द एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन। द वर्ड स्मोक comes from blend of two words, smoke and fog. Smoke can form in any climate where there a lot of air pollution, especially in cities. Smoke होता क्या बच्चे? It is a mixture of smoke and fog. In this smoke, it contain air particles plus smoke. ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर है वंडर लिक्विड, जिसको हम वंडर लिक्विड कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर के बिना हम रह नहीं सकते। बट क्या होती है वाटर की मिस्ट्री, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखो बच्चे, एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको। साइंस बेसिकली, साइंस आप 9-10th तक जो पढ़ते हो साइंस को, हालांकि 10th क्लास तक, अप टू 10th क्लास, साइंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। किसी को नहीं पता इस बात का, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। बट जो 4th पार्ट है, द 4th पार्ट इज EVS, एनवायरमेंटल साइंस। 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक, इवन आपको +1 +2 साइंस, नॉन मेडिकल, मेडिकल में भी, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे कोई सा मर्जी आप मेडिकल साइंस स्ट्रीम ले लो, उसमें EVS जरूर होता है। EVS एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल चैप्टर्स होते हैं हमारे, तो उन्हीं में से जो ये चैप्टर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। सो वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखो, वाटर हमारी अर्थ पे 2 फॉर्म में, एक यूजेबल फॉर्म, एक अनयूजेबल फॉर्म, ठीक है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट डिमांड है वाटर की। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस 75 कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 75 पार्ट कवर है किससे? वाटर से। कुछ अंडरग्राउंड में है प्रेजेंट, कुछ अपर सरफेस में है, ठीक है, और कुछ वाटर वेपर से एटमोस्फेयर के अंदर है। बट वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वाटर उनके लिए बहुत ही नेसेसरी है। इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन द वाटर मीडियम। All reaction take place within our body and within our cells occur between substance that are dissolved in water. कोई भी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, इन आउट सेल या फिर किसी भी टाइप की, उसमें वाटर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही जरूरी है। वाटर फॉर्म द हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव ए सेकेंड। बिना पानी के हम बिल्कुल नहीं रह सकते। तो पानी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। सो उसी पानी को हम क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं पोल्यूट? ड्रिंकिंग वाटर तो हम पी लेते हैं बेटा, पानी तो पी लेते हैं, लेकिन हम उसको टैप को खुला छोड़ देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, अननेसेसरी यूज़ करते हैं हम पानी का, लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं पानी का, वॉशिंग में, स्प्रे में, डंपिंग हाउस होल्ड में। दीज आर ऑल द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको मैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्या होता है। बैथिंग ऑफ ह्यूमन, एनिमल, डिस्पोजल, फैक्ट्री वेस्ट, वॉशिंग क्लॉथ्स एटसेट्रा, दिस ऑल आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सॉइल। व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस consist of disintegration rock and decaying organic material. It provides the spot for many plants and animal. जो सोइल एक पोर्शन है एक अर्थ के सरफेस का जो कंसिस्ट करता है डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि अगर हम रॉक को पीसीस करके उसका पाउडर करके रख देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो सोइल का एक पार्ट बन जाता है, सोइल बन जाती है। मतलब सोइल कैसे क्रिएट होगी? कुछ फैक्टर है सोइल का क्रिएट होने का। सबसे पहले फैक्टर है सन। The sun heat up rock during the day and they expanded at night. These rock cool down and contract. Since all part of rock do not expand and contract at the same rate,
Thus result is the formation of crack. Ultimately the huge rocks break up into small pieces. क्या कहता है फैक्टर हमारा फर्स्ट, एक ये रोक बना ली मैंने, दिन में बहुत गर्मी होती है सन से, इधर मून है, मून से इसको ठंडक मिल रही है, तो मतलब एक रोक को, एक चट्टान को दिन में गर्मी लग रही है हद से ज़्यादा और रात को ठंडक मिल रही है, जिसके कारण ना तो वो एक्सपेंड हो सकती ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकती, बट इसके बीच में कुछ दरार आ जाती है और वो दरार डिवाइड होके छोटी छोटी रॉक्स में बदल जाती है, रॉक्स और डिवाइड में होकर छोटे छोटे पाउडर में बदल जाती है. डेट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ क्रिएशन ऑफ सॉइल. वाटर इज अ नेसेसरी थिंग टू क्रिएशन ऑफ सॉइल. फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम. बड़ी तेजी से अगर पानी बहता है तो जो छोटे छोटे पीस है रॉक के, उनको अपने साथ बहाव में नीचे की तरफ लेके जाता है, तो जिससे कि रॉक आपस में रब होती है, टकराती है, और जिसके वजह से वो इट डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाती है. फैक्टर 3, विंड. हवा भी एक एग्जांपल है क्रिएशन ऑफ सॉइल का. विंड कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो विंड कैरी करती है सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ. और बच्चों अगर वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो मेरे इस नंबर पर कॉल कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट पे तो वो बताइए, आई विल गिव यू. ठीक है, आपकी हर प्रकार से सहायता होगी. चलिए बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की. लीचन, ए स्लो ग्रोइंग प्लांट. लीचन मॉस also grow on surface of rock. While growing they release certain substance that cause the rock surface to powder down and form a thin layer of soil. एक सोयल के ऊपर होने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा एक सोयल है उसके ऊपर एक ब्लैकिश पार्ट आ जाता है, ग्रीनिंग पार्ट आ जाता है, डेट इज कॉल्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज कॉल्ड लीचन. उसको हम क्या बोलते हैं? लीचन. अब जो सोयल हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें फूड मिलता है, हम उसी को ही एरोजन कर रहे हैं, उसी को ही खराब कर रहे हैं डे बाय डे. कैसे? चलो पढ़ते हैं. कैरिंग अवे ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सोयल बाय रेन, वाइंड, ह्यूमन एक्टिविटी एंड द रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज कॉल्ड सोयल एरोजन. डेली हम रोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक जगह पर हम सपोज करो गेहूं उगा रहे हैं, फिर चावल लगा रहे हैं, फिर उसको जला रहे हैं हम तूड़ी वगैरह को, जो आप देखते होगे कॉमन. ह्यूमन एक्टिविटी, हम सोइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. हवा है, रेन है, एसिड रेन है, हार्मफुल गैसेस की वजह से. दिस ऑल द एग्जांपल ऑफ सोइल एरोजन. ठीक है, ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं हम, टॉप सोइल की पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, बड़े बड़े ट्री को काट देते हैं. ठीक है, दिस ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सोइल एरोजन. चलो अब हम कुछ बात करते हैं बायोकेमिकल साइकिल के बारे में. द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड बैक टू नॉन लिविंग इज कॉल्ड साइकिल ऑफ सब्सटेंस. एक ये साइकिल है बच्चे, जिससे नॉन लिविंग से लिविंग और फिर लिविंग से नॉन लिविंग एक साइकिल चलता है. देखो ऐसे, इसका एग्जांपल आगे देंगे हम. नॉन लिविंग से लिविंग और लिविंग से नॉन लिविंग. कैसे एग्जांपल? ये देखो, ये नॉन लिविंग है कुछ, इससे लिविंग, फिर अगेन लिविंग से नॉन लिविंग. एक साइकिल है, वो साइकिल अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, और यही साइकिल आपकी क्लास 9 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन में आने वाला पार्ट होने वाला है. ठीक है, डेट इज कॉल्ड बायोकेमिकल साइकिल. और इस बायोकेमिकल साइकिल के एग्जांपल क्या है? कार्बन को कैसे रिसाइकिल होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वाटर, दिस ऑल द बायोकेमिकल साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में. जैसे कि हमने पहले चैप्टर के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग में, कैसे वाटर की साइकिल होती है, कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू अगेन लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट एंड फॉल्स ऑन लैंड, रेन, लेटर फ्लो बैक इनटू सी, रिवर इज नोन एज वाटर साइकिल. वही बात होगी ना कि एक वाटर है इवेपोरेट हुआ, दोबारा लैंड पर गिरा बारिश की वजह से, फिर उसके बाद वो रिवर्स के अंदर चला गया, डेट इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल. द सन शाइनिंग, वाटर इवेपोरेट कंटिन्यूसली फ्रॉम द वाटर बॉडीज फॉर्म वाटर वेपर्स. यू नो वेरी वेल, जो बात बोली अभी, कि जो सन शाइन होता है तो इवेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर बनते हैं.
ये वाटर वेपर राइज अप एंड गोज इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। प्लांट से ऑब्जर्व कर लेता है वाटर को फ्रॉम द सोइल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड दे आल्सो लूज वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। वाटर वेपर प्रोड्यूस बाय ट्रांसपिरेशन आल्सो गोज इनटू एटमॉस्फेयर, और वो वाटर वेपर के थ्रू जब ट्रांसपिरेशन होता है और जो वाटर है प्लांट में से वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं एज अ वेपर की फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वेपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनिमल्स बॉडी प्रोड्यूस वाटर वेपर विच गोज इनटू एटमॉस्फेयर। अब हमारे रेस्पिरेशन में, इवेपरेशन में एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स बॉडी की बात करें, तो वाटर वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट करने का। सो जो इवेपरेशन है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लीड्स टू रेन। बाय कंडेंसेशन प्रोसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर्स हुए हैं, बाय कंडेंसेशन प्रोसेस ये वाटर वेपर्स रेन की टाइप में अर्थ पर, लैंड पर वापस आ जाते हैं और इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू सी एंड दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। उसको हमने क्या बोल दिया, वाटर साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बात करेंगे। कुछ आपने एक ये फ्लो चार्ट देख लिया ऑक्सीजन साइकिल का। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन जो है, थोड़ा सा ध्यान देना, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स से भी हम ऑक्सीजन को रेस्पिरेट करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन मिलता है। बट जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 कैरी करते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन साइकिल ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं थियोरेटिकली। द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 21%. The cycle process by which oxygen element is circulated continuously through the living and non-living component of the biosphere constitutes oxygen cycle. Human being animals take oxygen from atmosphere during the process of respiration. Human being होंगे, animals होंगे, during respiration atmosphere से oxygen को carry करते हैं, और वो oxygen कहाँ से आती है, by plants. The decomposition of dead organism is also take in oxygen from atmosphere. कोई भी dead organism decompose किया जाता है, it is also take in oxygen from the atmosphere. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टेक कर लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए। रेस्पिरेशन एंड डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज CO2 एंड वाटर। कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म अगर डिके मतलब हम डेड ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसमें से CO2 रिलीज होती है, और क्या रिलीज होता है, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करने किसके लिए काम आते हैं, ग्रीन प्लांट के लिए फूड का काम करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, दे गेव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एसेंशियल है, और उसके बदले वो वेस्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। तो साइकिल को बताने से पहले बच्चे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि किसी भी टाइप हम बात करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। तो कार्बन साइकिल को पढ़ने से पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन का क्या रोल है। हम सभी जानते हैं कि 0.03 एंड 0.04% कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2, और ड्राई आइस जो कि स्नोफॉल्स होती हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन साइकिल है वो मेंटेन द बैलेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्बन। कार्बन के एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ही कार्बन साइकिल एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। भाई कैसे कार्बन बैलेंस हो एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि एलिमेंट बैलेंस होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर तभी सब गैसेस इक्वली रोल करेंगे अपना अपना। सो कार्बन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अगर हम साल्ट इन मिनरल साल्ट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी बात करें तो उनमें कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। सो कार्बन एक एसेंशियल पार्ट है न्यूट्रिएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक
एसिड एंड विटामिन, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कार्बन एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि उनके बिना कोई भी एक एसेंशियल रूप में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फैट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, इन दिस ऑल इंक्लूड कार्बन। ठीक है। कार्बन साइकिल कीप द लेवल ऑफ CO2 कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन साइकिल है वो CO2 लेवल कांस्टेंट इन एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 लेवल को मेंटेन करके रखता है। चलो कुछ स्टेप्स के थ्रू इनको हम फाइंड आउट करते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेप, कार्बन साइकिल स्टार्ट इन प्लांट। यू नो वेरी वेल, प्लांट यूज CO2 एज अ फूड के रूप में उसको लेते हैं, एंड इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ग्लूकोज मतलब ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज एनर्जी के अंदर एक सनलाइट की प्रेजेंट में, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स और एनिमल्स ब्रेक दिस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, रिलीज CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। और ये प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, वो ब्रेक कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी के लिए और रिलीज कर देते हैं CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, व्हेन द प्लांट एंड द एनिमल डाई, फंगाई, बैक्टीरिया डिकम्पोज एंड द डेड रिमेन, द रिलीज द कार्बन इन द सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहने का, अगर कोई प्लांट है, कोई एनिमल्स है या फंजाई, बैक्टीरिया कुछ भी है, अगर वो मर जाता है, डाई हो जाता है, अगर जब वो डिकम्पोज होता है, देन दे रिलीज कार्बन रिमेन कार्बन डाइऑक्साइड। वो रिलीज क्या करते हैं, कार्बन कबाए कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप 3 की अगर हम बात करें, सम ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गेट buried under the earth certain temperature pressure get transformed into fossil fuel like coal, petroleum। मतलब अगर हम बात करें ना, सिंपल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके अंदर भी कार्बन का मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। वो कैसे, जब भी कोई डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ के अंदर बोरिड हो जाता है, मतलब दब जाता है या डिकम्पोज होके फोजल फ्यूल बन जाता है, तो इट कन्वर्ट इनटू फोजल फ्यूल। और फोजल फ्यूल्स के अंदर भी जो एलिमेंट होता है कार्बन का ही होता है, जो कि काम आता है फ्यूल के लिए। और वही जब हम बर्न करते हैं उन फ्यूल को, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे कि बैलेंस हो जाती है कार्बन साइकिल। चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो बच्चों, किसी भी टाइप की अगर आपको क्वेरी है, कॉल मी दिस नंबर एंड व्हाट्सएप मी एंड कमेंट इन दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली गिव यू नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो नाइट्रोजन साइकिल भी बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल है। चलिए पढ़ते हैं। द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन पासिस फ्रॉम द एटमोसफेयर टू द सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म। एक सीक्वेंस है नाइट्रोजन की जो पास करती है एटमोसफेयर से सॉइल के थ्रू ऑर्गेनिज्म में, एंड देन टू इवेंचुअली रिलीज बैक इनटू एटमोसफेयर। मतलब क्या होता है कि सॉइल से नाइट्रोजन जो पास करती है एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर, फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फिर वह रिटर्न होके एटमॉस्फेयर के अंदर। अर्थ के अंदर 78% नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन और बेटा जो कार्बन है बड़ा ही कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन और न्यूक्लियस एसिड का, लाइक डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन का बहुत रोल है, आरएनए के अंदर भी नाइट्रोजन का बहुत रोल है, विटामिन के अंदर भी नाइट्रोजन का रोल है, क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन का रोल है। और वो नाइट्रोजन हमें मिलता कहाँ से है, जितनी भी सॉइल से मिलने वाली वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दिस ऑल प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, एंड जिसकी वजह से हमें बॉडी के अंदर नाइट्रोजन मिलता है। और वही नाइट्रोजन वेस्ट के थ्रू जब बाहर आता है हमारे वेस्ट में, वापस सॉइल के अंदर मिल जाता है, और सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रेडिली। जो प्लांट्स और एनिमल्स है सीधा एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को नहीं रिलीज कर सकते। इट हैज़ टू बी फिक्स सम ऑर्गेनिज्म का नाइट्रोजन फिक्सर। कुछ फिक्स ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सर बोल देते हैं, जो कि डायरेक्टली रिलीज करते हैं नाइट्रोजन को। एग्जाम्पल के तौर पर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं बैक्टीरिया लाइक रियोजियम, ठीक है।
rhizobium live in symbiotic association in the root of nodules certain leguminous plants. The bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia. क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सबसे पहले अमोनिया के अंदर बदलता है, जो कि यूटिलाइज कर लेता है कौन, प्लांट्स। मतलब कि एटमॉस्फेयर से जो एक बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के थ्रू प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अलोंग विद फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल अचीव 90% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर उसमें 90% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम लाइटनिंग प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन fixation. When lightning occur, the high temperature and the pressure convert nitrogen water into nitrate and nitrates. Nitrate and nitrates are also the compound of nitrogen जो डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। अब हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन के बारे में। अमोनिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सोयल बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज अमोनिया इनटू सोइल। क्या होता है? बैक्टीरिया के प्रोसेस होता है जिसमें सोइल बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाता है डेड ऑर्गेनिज्म में और रिलीज करता है अमोनिया एक सोइल के अंदर। मतलब कोई भी बैक्टीरिया है वो रिलीज हो गया है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म, वो डेड ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वो डिकम्पोज होके उसमें से अमोनिया सोइल के अंदर मिल जाएगा। अगर हम निट्रिफिकेशन की अगर बात करें, इट इज़ द प्रोसेस अमोनिया इनटू निट्रिट्स एंड नाइट्रेट्स। ये एक प्रोसेस है जिससे अमोनिया निट्रिट्स और नाइट्रेट्स को बनाता है। डीनिट्रिफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच निट्रिट्स कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस है निट्रिफिकेशन का, जो निट्रिट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ इस ग्राफ के थ्रू आप समझ जाओगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एसिमिलेशन हो गया, फिर अमोनिया बना, अमोनिफिकेशन हो गया, अमोनिया से निट्रिफिकेशन हो गया, निट्रिफिकेशन से दोबारा डाइनिट्रिफिकेशन हो गया, जिससे कि दोबारा क्या बन गया, नाइट्रोजन। तो बच्चे अब हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया अपना चैप्टर। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वायरी है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। आपको नोट्स चाहिए PDF के रूप में, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।